क्या लगता है, क्या गवई साहब के कार्यकाल में महाबोधि महाविहार मुक्त हो पाएगा? चाहिए, बस होना चाहिए। 25 वर्षों से नहीं हो पाया बनते जी। अब इस लखनऊ में आने का क्या संदेश है? लखनऊ आगे की रणनीति क्या बनते पूरे भारत के बौद्धों से आह्वान हो चुका है। बोध गया महाबोधि महाविहार, जो लड़ाई है वो वर्षों से चली आ रही है और एक विशेष जातिगत जो समाज है वो महाबोधि महाविहार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। कि आपके जेल जाने के बाद में जो सच्चाई समाज के बीच में आना चाहिए था वो लोगों के बीच में नहीं आ पाई। कार उस रात जब आपकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले का माहौल क्या था और गिरफ्तारी होने के जस्ट समय का क्या माहौल था? हमने जो पहली बार महाबोधि महाविहार में जाके जो पंडों की पोल खोली, सदियों से वहां बैठे पेट मोटा कर रहे थे। बुद्ध विहार तो हमारा, तो हमारा तो राइट है पूछने का। एक भिक्षु होने के नाते पूछा जा सकता है कि बुद्ध विहार हमारा है। मैंने उतना ही पूछा, उतने पूछ लेने पे भी मुकदमा हुआ। ये तो अंदर आके हमसे पूछ रहे वाकई ये पिंडदान क्यों कर रहे हो, ये पाखंड क्यों फैला रहे हो, ये अंधविश्वास क्यों कर रहे हो। डील भी करी गई। मतलब भंते विनाचार्य अगर जो है बौद्ध गया छोड़ करके चले जाएं तो महाराष्ट्र से ही कुछ आवाज वर्तमान में आ रही है कि भंते विनाचार्य का जो मार्ग है वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि भंते विनाचार्य और ये जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के नाम पर जो ये यात्राएं चल रही हैं, ये जो एक चंदा धंधा तक सीमित हो गया। भंते जी, इस पर क्या कहें? साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज के इस खास विशेष शो में हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं बौद्ध भिक्षु विनाचार्य जी। आपको बता दें, पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई जारी है और इस बीच में भारत के विभिन्न प्रदेशों में महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा समारोह लगातार चल रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के संपूर्ण जनपदों में भंते विनाचार्य जी ने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम किए, यात्राएं की और इस बीच में अब उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ से शुरू होने जा रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति यात्रा। इस बीच में आज के इस खास अवसर पर भंते जी लखनऊ आए हुए हैं और हम आगे की जो रणनीति है भंते जी की, क्या आगे उत्तर प्रदेश में कैसे क्या जो है यात्रा चालू करने वाले हैं, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भंते जी, आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर, क्योंकि आपके जो है जेल जाने के बाद में उसके बाद में जो है पहली बार हमारा इंटरव्यू शूट हो रहा है। उस बीच में मुलाकात नहीं हो पाई, बाइट नहीं हो पाया। तो भंते जी, आपका पुनः स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और अच्छी बात है कि आप इस आंदोलन से जुड़े रहे। आपका चैनल ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग योगदान दिया है कि शुरू से आंदोलन को दिखाया और उसके बाद भी आपके चैनल के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने का काम किया। तो आप सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भंते जी। बौद्ध गया महाबोधि महाविहार जो लड़ाई है वो वर्षों से चली आ रही है और एक विशेष जातिगत जो समाज है वो महाबोधि महाविहार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है कि आखिरकार जो है महाबोधि महाविहार को ये मनुवादी किस्म के लोग जो है इसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? छोड़ना नहीं चाह रहे, इसके पीछे कारण है कि लेने वाले लोग अभी खड़े नहीं हुए। हम इतने सालों से आंदोलन कर रहे, पर इतने सालों में हमारी ताकत हो सकता है कि सरकार को दिखाई नहीं दी जी। क्योंकि मैं कहता हूँ
जब फैसले राजनीतिक आधार पे हो, जी जब फैसले राजनीतिक आधार पे हो तो बहुमत का मूल्यांकन किया जाता है। सरकारों को देखना पड़ता है फिर कहां ज्यादा लाभ है कहां नुकसान है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में फैसले राजनीति के आधार पे होते हैं, कहां लाभ है कहां नुकसान है। तो फिर हमेशा हर समाज का मूल्यांकन बहुमत के आधार पे होता है, किसके पास संख्या ज्यादा है। जी बिल्कुल। इतने वर्षों में जब ये बीटी एक्ट कानून बना तब तो है ही नहीं थी, इसलिए उस समय की गवर्नमेंट ने ये बीटी एक्ट ब्राह्मणों के पक्ष में बना दिया। धीरे धीरे आज बीटी एक्ट को हुए 76 साल हो गए। 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ और 90 दिन चला, तो देखा बड़ा बहुमत भी नहीं था हमारे पास। एक बड़ा आंदोलन, विश्व के बौद्धों का आंदोलन, उसके हिसाब से संख्या में कम थी जी। इसलिए प्रशासन और सरकार वहां की उन्होंने बेपरवाह सरकार, बेपरवाह प्रशासन, जिस कारण उन्होंने मुकदमे किए और जेल भी भेज दिया। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई ऐसी कोई समस्या है नहीं थी कि कुछ हो जाएगा, पर ऐसा उनका मानना भी ठीक था कि बिहार में समाज तैयार नहीं है। तो हमें जेल में जाने के बाद लगा कि इस आंदोलन की सबसे जो बड़ी ताकत है वो है संख्या, शक्ति, एकता। जब तक भारत के बौद्ध एकजुट ना हो जाए, जब तक इनकी एकजुटता शक्ति में परिवर्तित ना हो जाए, तब तक सरकार पे असर पड़ने वाला नहीं। बंदे जी यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपके जेल जाने के बाद में जो सच्चाई समाज के बीच में आना चाहिए था वो लोगों के बीच में शायद ही नहीं आ पाई जो हम चाहते हैं। आखिरकार उस रात जब आपकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले का माहौल क्या था और गिरफ्तारी होने के जस्ट समय का क्या माहौल था? देखिए, गिरफ्तारी ये एक दिन में नहीं हुई। असल में बिहार का जो प्रशासन था जी, उसकी आंखों में हम चुभने लगे थे। तो चुभने लगे कैसे? हमने जो पहली बार महाबोधि महाविहार में जाके जो पंडों की पोल खोली, तो प्रशासन की आंखों में नहीं चुभे, बल्कि जो सदियों से वहां बैठे पेट मोटा कर रहे थे जी, आज उनको मिला था उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला। ये ऑन रिकॉर्ड कि उनको आज तक आके किसी भिक्षु ने नहीं पूछा हमसे। बिल्कुल, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि हमसे कोई पूछे। यही चीज उनको ये उनको चुभन हुई, चुभ गई बहुत बड़ी। आप देखिए, पूछने से चुभने का असर ये है, हमारा इतना तो राइट्स है जी। हम यानी हम किसी भी धर्म के मंदिर में चले जाए, वहां पूछ सकते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे क्या लाभ हो, क्या फायदे होंगे। बुद्ध विहार तो हमारा तो राइट्स है पूछने का। राइट टू स्पीच संविधान कह रहा है कि तुम आप पूछ सकते हो, किससे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। एक भिक्षु होने के नाते पूछा जा सकता है कि बुद्ध विहार हमारा है। मैंने उतना ही पूछा, उतने पूछ लेने पे भी मुकदमा हुआ, पहला मुकदमा हुआ। तो उनको तो खल गया, उनकी तो आंखों में चुभने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये रिकॉर्ड में नहीं हुआ, ये तो अंदर आके हमसे पूछ रहे वाकई ये पिंडदान क्यों कर रहे हो, ये पाखंड क्यों फैला रहे हो, ये अंधविश्वास क्यों कर रहे हो। तो घबराहट पैदा होगी जी बिल्कुल। तो ये जब चुभने लगे, एक घटना तो ये घटी, और फिर हमने बेबाक तरीके से समाज को बात बताई सारी। उनको लगना भाई ये तो सारी पोल खोल रहा है, ये तो जगा के छोड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रशासन हमें बुलाता था, हम नहीं जाते थे, हमने कहा हमसे आगे बात करो। और दूसरा हादसा तब हुआ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और प्रशासन ने हमारे साथियों से मिलकर उनसे स्थगित कराने के वो पेपर करा लिए जी। और जब हमारे पास आए तो हमने मना कर दिया। नहीं, इससे इस बीच में बताते हैं ऑन कैमरा जो है, जो आकाश लामा जी जो बोध गया आंदोलन जो चल रहा था उसको उन्होंने शुरू किया और उसको पोस्टपोन
शब्द उन्होंने दिया ये कह करके कि भारत पाकिस्तान का जो है हाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते आपको ये पोस्टपोन करना चाहिए। तो क्या भंते जी क्या रहा कि आकाश लामा जी ने जो है बोल दिया, उसको बंद कर दिया और आपने शुरू कर दिया, ये क्या? देखो बात समझो, ये घटना थी 8 मई की जी। 8 मई को सारी बातें हुई जी। 8 मई को पोस्टपोन करने के पेपर तैयार हो गए और पेपर चले गए डीएम के पास। तो जब डीएम के पास चले गए तो डीएम ने देखे पेपर ऐसे जी। उस समय तक हमारे पूरे देश में 12 तारीख को 12 लाख लोगों के आने की घोषणा हो चुकी थी, तो ये तो अलर्ट था प्रशासन जी। तो उसने इधर देखा पेपर में, अरे बोला डीएसपी को, डीएम इंस्पेक्टर को, भाई इसमें विनाचार्य का नाम नहीं है, और जब तक बनते विनाचार्य का नाम नहीं होगा तब तक तुम नहीं माना जा सकता, पोस्टपोन हो गया जी। तो उन्होंने मुझे फोन किया 9 तारीख की सुबह में कि आपको थाने आना है। तो मैंने कहा मैं तो पहले भी थाने नहीं आया, अब भी नहीं आ सकता, कोई विशेष काम हो तो तुम आ जाओ। तो 11-12 बजे मिलने का टाइम रखा गया, मैंने कहा मैं वहां मिलूंगा, आप लोग आ जाना। तो वो लोग मेरे से पहले पहुंच गए, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सीओ जी। तो कोरियन मोनेस्ट्री थी कोई, हम वहां मिले तो उन्होंने वही पेपर दिया, आपके ये सिग्नेचर चाहिए इस पे, और आपके साथियों ने दे दिए हैं और ये आंदोलन स्थगित किया जाता है। मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता, और जिन्होंने दिया उनसे हम सहमत नहीं है। ये 9 तारीख की बात है। उन्होंने क्यों नहीं है, मैंने कहा मेरे 3 सवाल है, उनका उत्तर दे दो। हाँ मेरे साथियों ने सवाल नहीं करे वो अलग बात है, तुम भारत पाकिस्तान का युद्ध कर रहे हो ये अलग बात है, पर मेरे 3 सवाल है, जायज सवाल है, इनके उत्तर दे दो। अगर ये उत्तर तुम्हारे पास है तो ठीक है, मैं तो राष्ट्र के साथ हूं जी। पहला सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीमा हमारे बोध गया से मिलती है क्या, कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत सेंसिटिव, बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए स्थगित किया जाए। हाँ अगर सीमा मिलती है कि यही बमबारी होनी है, यही मिसाइलें गिरनी है, तो ठीक है स्थगित कर देते। क्या सीमा टच है ये, और जहां से सीमा टच है वो अमरनाथ यात्रा चल रही थी उस दौरान, मैंने कहा अभी तक उसकी नेशनल कोई घोषणा नहीं हुई जो रोकी जाए, सिर्फ बोध गया को ही क्यों रोका जाए। क्या इसमें लगता है आपको कि इसमें किसकी जो है मन मैं गढ़ंत बोला है, तो पहला सवाल ये, उसका उत्तर नहीं था। दूसरा सवाल मेरा ये था, क्या बिहार गवर्नमेंट ने या गया के डीएम ने, गया के या बिहार के सभी सार्वजनिक प्रोग्रामों को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया? मेरे सवाल से, मैं सिग्नेचर से, मैं तो कह रहा मेरे साथियों ने पता नहीं कैसे सिग्नेचर दे दिए तुम्हें करके जी। तो मुझे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दो कि बिहार में या गया में कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होंगे जी। तुम्हारे पास वो भी नहीं है। और तीसरा सवाल ये था, क्या तुमने कालचक्र मैदान के प्रोग्राम की परमिशन रद्द कर दी? तुमने वो भी नहीं करी। तो तुमने परमिशन रद्द नहीं करी, नोटिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं, भारत पाकिस्तान की सीमा यहां नहीं, तो फिर किस लिहाज से, यानी तुम्हारी मंशा है इसको खत्म करना, आंदोलन को, तो खत्म नहीं होगा और साइन नहीं होगी चाहिए। इसमें किसकी साजिश रही भंते जी, कहने का मतलब ये था, क्या अपने लोगों की साजिश रही या फिर जो है जो बाहरी लोग थे जो अराजक माना जा, देखिए कुछ भी अंदरूनी साठगांठ, ये मैं तो ओपन बता रहा हूँ ना, ये तो सबके सामने, कोई मेरी गोपनीय बात नहीं, तो सबने देखा कि कहां स्थगित हुआ, कहां रोका गया। अब मैं ये कह रहा हूं उस समय प्रशासन के सामने पूरा मुद्दा था, स्थगित कर सकता था, और वो 9 तारीख को गया रात को, हमें पता चला कि आज प्रशासन धरना खत्म कर देगा। हम पहुंच गए 10 तारीख को, रात में पहुंचे वो 10 बजे, रात को 10 बजे पहुंचे, हमने प्रशासन से कहा कि तुम बल्ली के हाथ लगा के दिखाओ, तुम टेंट का हाथ लगा के दिखाओ, ये आंदोलन नहीं खत्म होने का। प्रशासन को रात को 11 बजे पीछे होना पड़ा, क्योंकि हमने जिद पे थे जी। क्योंकि ये आंदोलन एक विनाचार्य आकाश लामा का नहीं, ये पूरे समाज का है जी। निर्णय पूरा समाज लेगा, हम नहीं ले सकते। पूरे देश पूरी दुनिया का आंदोलन बन चुका, वो लोग निर्णय लेंगे, हम नहीं ले सकते जी। तो प्रशासन सबने देखा, वो पीछे हटी। जहां सारे सिग्नेचर हो चुके थे, सारी बात हो चुकी, वीडियो वायरल हो चुकी थी, थाने में बैठ के सारी चीजें तैयार हो चुकी थी, हमने अड़ गए, पुलिस को पीछे जाना पड़ा। ये वो दिन था जब उनके पास मुद्दा भी था, हटने नहीं दिया हमने जी।
अब प्रशासन की और आंख में चुभ गई, भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे ऐसा लगा कि फिर उन्होंने ये सोच लिया कि आंदोलन तो बाद में हटेगा, पहले इनको हटाओ। उनको समझ में आ गई बात, ये आदमी तब तक पहले भंते बिनाचार्य को हाँ बिनाचार्य बनते को हटाओ पहले, तभी आंदोलन उठ सकता है। तो हमने बर्दाश्त करी, हम समझ भी गए थे खेल कि अब प्रशासन मौका देख रहा। तो हमने 10 तारीख को बर्दाश्त किया, 11 तारीख को बर्दाश्त किया, 12 तारीख आ गई, लोग भी आए, उन्होंने डूंगे 12 तारीख को फिर फोन किया मुझे कि आप रैली नहीं निकालोगे। मका मैं रैली निकालूंगा। किसने फोन किया? ये इंस्पेक्टर ने फोन किया, आप रैली नहीं निकालोगे। राज्यपाल का प्रोग्राम, मगर राज्यपाल का अपना प्रोग्राम, हमारा अपना प्रोग्राम है जी, रैली तो निकलेगी जी। बोले कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे, मगर उल्लंघन है तो मुकदमा कर लो। अगर रैली निकालना उल्लंघन है तो मुकदमा कर लो भैया, कानून तो तुम्हारे पास है। बिल्कुल। तो हमने रैली निकाली, ये और चुपने लगी बात, ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है। यानी भंते बिनाचार्य के रैली निकालने से उनको जो है चुभन पैदा और चुभन पैदा हो गई। बाकी अन्य जो कार्यक्रम वहीं पर वो कालचक्र में हो रहा था, उससे कोई तकलीफ नहीं। मेरी रैली निकालने तकलीफ होगी, मैंने तो महाबोधि से महावंदना करी और रैली निकाली पूरी बोध गया में जी। वो और चुभने लगी। तो 12 तारीख को कुछ छोटे झगड़े हुए डुगेश्वरी पहाड़ी में, मैंने उस और चेतावनी दी उनको, इंस्पेक्टर गलत हो रहा है, बात बढ़ना जाए इसमें। इसी बीच में लगातार डुंगेश्वरी और बीच में कई हिंसाएं होने लगी। वो मुद्दे आए, मैंने उस पर इंस्पेक्टर को समझाया, डीएसपी को कहा कि मामले बहुत बढ़ जाएगी, हिंसा फैल जाएगी, ये गलत हो रहा है तो उसको कंट्रोल करो। खैर उन्होंने आश्वासन दिया और फोर्स लगाई, शायद कुछ स्थिति काबू में आई, पर स्थिति रुकी नहीं। उनको लगा था अब ये बड़ा आंदोलन के लोग आ गए, अब इनका विश्वास पैदा हो गया, लोगों में उम्मीद जग गई है, अब ये आंदोलन तो बढ़ेगा। तो उनको मौका मिला, उन्होंने प्री प्लान 13 तारीख को हमारे लोगों पे हमला कराया। उसको प्रशासन को पता था कि बिनाचार्य की लोगों के साथ अटैचमेंट है जी, वो भावुक है, उन्होंने देख लिया मुझे। उन्होंने हमारे लोगों पे महाबोधि महाविहार में हमले करवाए, लोकल के गुंडे बुलवाए, क्योंकि कहां से आ गए फिर वो सैकड़ों जय श्री राम जय हनुमान बोलने वाले गुंडे कहां से आ गए जी। यानी प्रशासन पूरी प्लानिंग से बैठा हुआ था जी। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी जो खबर उस समय चल रही थी कि जो है शाम के टाइम जो है 12 के शाम को वहां पर 13 की शाम को महाबोधि टेम्पल के ठीक सामने जो है ये जो दंगा कराया गया, जिसमें मारपीट की भी जो है बातें सामने आई जी। आगे तो ये हुआ, उसी में हमने रोका प्रशासन को, कहा कि तुम जिन लोगों ने ये इस तरह की बदतमीजी करी उन पर मुकदमा करो। अच्छा बंदे जी, एक सवाल है, हमारा यही था कि प्रशासन मुकदमा करे, पर उस बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने जय श्री राम जय हनुमान के नारेबाजी करी जी। तो आमने सामने हुए, हमारे लोगों ने इधर लगाए, तो हमें क्या पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा, बड़ा भी नहीं था, नारेबाजी तक बात थी, इधर से उधर हो गई फिर सब लोग। तो अब प्रशासन को ने लगा कि भाई ये तो मामला और ज्यादा फैलेगा, तो उन्होंने उसी रात हमें ये कह के रात के 1 बजे कि हिंदू परिषद वाले, हिंदू संगठन के लोग आपको मारना चाहते हैं। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? ये पुलिस इंस्पेक्टर डीएसपी बोल रहा है मेरे से, और आपकी जान को खतरा है, तो हमें ऊपर से ऑर्डर आए कि आपको एक सेफ जगह रखा जाए। मतलब पुलिस ये ऐसी बात बोल रही है? पुलिस ने मेरे से बोला आपको सेफ जगह रखा जाएगा, और पूरा बाकायदा उन्होंने लिखा पढ़ी करी। हमारे साथ हमारी टीम थी, उन टीम से लिखा पढ़ी करी कि हम सेफ जोन में रखेंगे क्योंकि इनको जान को खतरा है। तो हम बात मान के चलो ठीक है, तो वो मुझे फिर गया ले गए। उन्होंने बहुत सारी बातें 2-3 घंटा की कि आपको चले जाना चाहिए, आप ये। मैंने कहा मैं आया हूँ मुक्ति के लिए, मुक्ति करा के जाऊंगा। बंदे जी, ये 13 की शाम की बात है ना? हाँ, 13 की शाम की के समय में जो है आपकी जो है गिरफ्तारी किस लोकेशन से हुई? मेरी रात को 1 बजे गिरफ्तारी हुई। रात को 1 बजे पुलिस फोर्स आई, 4-5 गाड़ियां ले गए। 4-5 गाड़ी जो है कि आपकी जान को खतरा, ये कह के आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी सुरक्षा के नाम पर, आपकी सुरक्षा के नाम पे मुझे अरेस्ट किया गया, और मुझसे फिर डील भी करी गई कि यहां से चले जाओ तो कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, आंदोलन छोड़ दो, कोई मुकदमा नहीं। मैंने कहा ना तो मैं यहां से जा सकता हूं, ना मैं आंदोलन छोड़ सकता हूं। तो उन्हें ये कहा मेरे से, ये 3 बजे की बात थी सुबह की, डीएसपी इंस्पेक्टर बैठे थे, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मतलब भंते बिनाचार्य अगर जो है बौद्ध गया छोड़ करके चले जाएं तो सारे मुकदमे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है देश के प्रशासन का, सरकारों का जो दोहरा चरित्र है, ये लोकतंत्र को और भी कमजोर करने में लगा हुआ है। भंते जी, आगे
जो है कि क्या स्टोरी रही, कैसे क्या जो है? अभी हमने पूरी तैयारी कर दी है कि हम 12 फरवरी 2026 को दिल्ली जाम कर रहे हैं और पूरे भारत के बौद्धों से आह्वान हो चुका है, पूरे भारत के बौद्ध तैयारी में लगे हुए कि बस वो 12 फरवरी होगी, दिल्ली जाम होगी और इतिहास लिखा जाएगा। 134 साल से जो हम लोग तप रहे, तपस्या कर रहे, वो पूरी होगी। बेटी एक्ट रद्द होगा, माँ बोधि महाविहार मुक्त होगा। तो उसी के लिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं और 13 दिसंबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी प्रोग्राम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार किया जाएगा कि आने वाली 13 दिसंबर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत भव्य प्रोग्राम होगा। उसी के साथ साथ फिर अन्य जिलों में भी वे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और बड़ी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश से भी बौद्ध उपासक अम्बेडकरवादी लोग 12 फरवरी 2026 के प्रोग्राम में दिल्ली पहुंचेंगे। जी भंते जी, आपके जेल जो है जेल से बाहर आने के बाद में आपने बहुत तेज़ी के साथ में सबसे पहले गर्दनी बाग बिहार में आंदोलन के जो है एक बड़ी जनसभा की, संबोधित किया और फिर आपने एक रूट बनाया महाराष्ट्र में शुरू, आपने बौद्ध गया मुक्ति धम्मध्वज यात्रा आपने शुरू की जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काफ़ी जो है एक चर्चा में रही और आज भी है। भंते जी, महाराष्ट्र से ही कुछ आवाज़ वर्तमान में आ रही है कि भंते विनाचार्य का जो मार्ग है वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। ये कुछ सवाल हैं जो समाज से आ रहे हैं और बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि भंते विनाचार्य और ये जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के नाम पर जो ये यात्राएं चल रही हैं, ये जो एक चंदा धंधा तक सीमित हो गया। भंते जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसे लोग नागवार लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं जी। अगर विनाचार्य का काम उनको पसंद नहीं है, समाज को पसंद, समाज तो जागरूक है, जिनको पसंद नहीं है तो वो विनाचार्य से आगे आगे काम कर ले, बात खत्म होगी बस। वो आगे एक, मैं तो अब कहने भी जा रहा हूं, मैं कल भी बैठक हुई, मैंने कह दिया अब कि जितने लोगों में हमारे आंदोलन करने से ये जागरूकता पैदा हुई, हम नहीं कहने वाले कौन पहले आया कौन बाद में आया जी। आज की डेट में आ जाओ, पूरे देश के लोगों को हमारा निवेदन है कि आप लोग आओ, एक सार्वजनिक बैठक करो और सार्वजनिक बैठक में निर्णय ले जाए कौन कौन इस आंदोलन में कुर्बानी देगा जी। आगे आ जाओ और जो कुर्बानी देगा विनाचार्य उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। जिनको लग रहा है कि विनाचार्य आगे आगे दौड़ रहे, हम पीछे पीछे दौड़ेंगे लोग, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये आंदोलन आज लोगों का विश्वास है, ताकत है। ये आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। आओ, कौन आगे आ रहा, सार्वजनिक तौर घोषणा करके आओ, मैं लिख के लेटर दे दूंगा। जो लोग कह रहे ये आंदोलन चंदे और धंधे का है, तो उनसे पूछो कि 68 दिन जेल में रहना फर्जी मुकदमे में, और कितने लोगों ने मेरे से आगे मुलाकात करी, कितने लोगों ने आके पूछा कि आपको क्या तकलीफ है। जी बिल्कुल। और जो जेल गया उससे पूछे जेल की तकलीफ क्या होती है, क्या होती है जी। और मैं उसके बावजूद भी शिकायत तो मेरी होनी चाहिए थी कि मैं उन लोगों से करता कि तुम कौन थे जी। तुम हो कौन। मैं जेल के बाद भी उससे 10 गुना रफ्तार से काम किया जी बिल्कुल। मैंने काम किया, तुम तो जेल भी नहीं गए, तुमने कौन सा काम किया जी। मैंने 50 दिन से ज्यादा महाराष्ट्र में यात्रा चलाई, तुमने क्या दिन काम किया। जी बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए चुनौती है जो मैं काम से कंपेयर करो मेरे साथ जी। तुम मेरे साथ पैदल किसे कंपेयर करो, करो चलो पैदल मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ दिन रात। ये काम से कंपैरिजन होता है। और जो काम करेगा समाज, मैं तो कह रहा समाज ने मुझे सब कुछ दिया है, उन्होंने मुझे खाना दिया, सहयोग किया, लोगों ने कहा उनके सहभाग में उन्होंने फूलों की वर्षा भी कराई है,
पर ये कोई हमने लिख लिख के नहीं दिया भाई तुम ये करो तुम ये करो, नहीं। समाज अगर सुनता है किसी की तो समाज सोचता भी है खुद की, बिल्कुल, कि सही क्या है गलत क्या है, सही कौन है गलत कौन है जी। तो मैं तो कहूंगा ये समाज ने दिया है मुझे। और रही बात ऐसे नागवार लोगों की, मुझे ये बताए ऐसे सवाल जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अरे चंदा का मतलब क्या है? हम बौद्धों की परंपरा में तथागत बुद्ध ने कहा दान पारमिता तो धर्म के प्रचार प्रसार की मुख्य कड़ी है, मुख्य कड़ी है, बिल्कुल, सबसे पहले वो पहली चीज है, वो तो करनी पड़ेगी तुम्हें जी। और मैं एक भिक्षु होने के नाते जितनी बड़ी यात्रा चली, वो यात्रा क्या अंबानी की यात्रा थी, वो बिरला की यात्रा थी कोई, या किसी धन्ना सेठ की यात्रा थी? अरे वो यात्रा थी महाबोधि महाविहार मुक्ति की जी। उस यात्रा में एक एक व्यक्ति का एक एक रुपए का सहयोग है। और किसको? ये समाज डिसाइड करता किसको दे रहा है वो। यानी इसका मतलब ये होता है कि जिनके चंदे और धंधे के धंधे चल रहे थे उनके बंद हो गए। इसीलिए सारा यूस लिएगा, ये सारा उधर आगा, ये नजर मेरी तरफ मार रहे, पर असल में बात यह है कि जिनके चल रहे थे जी, जो कुछ नहीं कर रहे थे उनके चंदे के धंधे बंद हो गए जी। इसलिए सब बौखला गए क्यों। तो मैं कहूंगा मेरा फिर भी स्पष्टीकरण है कि आप लोग आ जाओ, आओ कौन कौन आना चाह रहा है। अरे इससे बेहतर क्या होगा, तुम व्यक्तिगत विरोध कर रहे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ ना, लो आगे बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, सबकी जिम्मेदारी। अरे आप देखो मुझसे करे बनते जी अलग अलग 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए। मैंने कहा हमारे लोग जागरूक समझदार या इतिहास नहीं पढ़ते। अरे जब राम मंदिर की बाबरी मस्जिद की लड़ाई चल रही थी तो राम मंदिर की लड़ाई को लड़ने के लिए हिंदुओं के सैकड़ों संगठन काम कर रहे थे जी। तुम इतिहास पढ़ा करो, उनके 100 संगठन काम कर रहे थे पर उनका उद्देश्य सबका एक ही था, एक ही था। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जाने कितने मुसलमान संगठन काम कर रहे थे, अलग अलग आलिम के संगठन थे, अलग अलग मदरसे के संगठन थे, अलग अलग मौलानाओं के संगठन थे, पर उद्देश्य एक था। हम तो कह रहे तुम भी 10 चलाओ ना, 10 जगह चलाओ, 20 जगह चलाओ, पर उद्देश्य एक बनाओ, सब एकजुट होकर बनाओ, बिल्कुल, कि सबकी लड़ाई एक जैसी है। ये माहौल और बड़ा हो जाएगा जी। अकेला कोई विनाचार्य की जिम्मे तो नहीं है। और मैं तो कह रहा, मैं तो सौंप दूंगा, आ जाओ पूरा भिक्खु संघ, आ जाओ पूरा जो सामाजिक नेता वो सब आ जाओ, बैठो सार्वजनिक मीटिंग करके, ये मीडिया पे आके बयान देना, ये पोस्ट लिखना मेरे खिलाफ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तुम एक दिन पछताओगे सब। इससे बेहतर हो तुम एक सार्वजनिक मीटिंग बुलाओ ना, मुझे कहो कि बंते जी को बुलाओ, लो निर्णय, तुम लोग सब लोग निर्णय करो कि हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जाके चलाओ। हाँ चलाएंगे, पर चलाते रहो कंटिन्यू, रोज घर से बाहर निकलो, बिल्कुल, रोज सड़कों पे दिखने चाहिए, रोज लोगों में मैसेज जाना चाहिए महाबोधि महाविहार की मुक्ति का। मैं तब तुम्हारे बातों से सहमत हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। भद्र जी ने स्पष्ट तौर पर जो है उन लोगों के लिए संदेश दे दिया जो लोग जो है ये बात बोल रहे थे कि जो यात्राएं चल रही हैं महाबोधि के नाम पर, वो चंदे धंधे का सिर्फ एक जो है छलावा है। तो उन लोगों के लिए भंते जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है संदेश दिया है कि अगर आप आगे आना चाहते हो तो आप आगे आइए, लेकिन कंटिन्यू इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए। भंते जी, महाराष्ट्र में ही हम देख रहे हैं कि लगातार वैसे तो आपके साथ में इतना बड़ा हुजूम है तो आप खुद चाह करके एक पिटीशन अलग सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक आपने कोई भी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में अलग से नहीं दायर किया है। लेकिन अभी एक और पक्ष आ गया है जिसमें भदंत ज्ञान ज्योति जी महाथेरा जी और प्लस साथ में जो है ये विलास खैरा जी, तो ये दोनों लोग मिल करके एक नई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हैं। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट पर लड़ी जा रही है, एक आदमी करे 10 आदमी करे,
और मुझे लगा कि मुझे वहां पार्टी नहीं बनना चाहिए, हाँ सपोर्ट बनना चाहिए। मेरी सफलता वहां पे है कि जिस दिन मैंने केस को स्टडी किया तो मैंने उस दिन कहा कि भाई तुम इतने दिनों से ये केस लड़ रहे, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही मुद्दा कि ब्राह्मणों ने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, सिर्फ एक ही बस एक ही पॉइंट पे वो बीटी एक्ट बन गया, उसी पॉइंट पे ब्राह्मणों को वहां पे रख दिया। बिल्कुल एक पॉइंट है, मैंने उस दिन इनको 5 तर्क दे दिए। आज जो अभी जो अमेंडमेंट भी वहां पे जो चार्जशीट एक्सेप्ट की गई वो मेरी बोली हुई है, जो अभी बोली मैंने वकील से कहा, मैंने लामा को कहा, मैंने इनकी बीच में बैठ के कहा ये 5 पॉइंट मैं दे रहा हूं, जाकर करो सबमिट। मैं सिद्ध करूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। जो काम 13-15 साल में नहीं हुआ वो अब हो गया, देखो। जी बिल्कुल। और वर्षों से ये मनुवादी लोग, ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ बुद्ध को विष्णु के अवतार घोषित किए हैं और इसी को लेकर के महाबोधि महाविहार पर आसीन बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उनकी पिटीशन मैंने कहा करो, मैं तुम्हें तरीके दे रहा हूं, तरीके मैंने बताए और मेरी लड़ाई सड़कों पे, मैं यहां से दबाव बना रहा हूं, वहां लड़ाई हम जीतेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा हमने 5 तर्क मेरे बहुत इंपॉर्टेंट तर्क दिए। बंते जी, आप तो बीच में जो है जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ संविधान चौक पर, जिसमें माननीय जो है महामहिम CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवई साहब की माता जी भी उस कार्यक्रम में रही, और आप साथ में थे अतिथि के तौर पर, जिसमें आकाश लामा जी भी साथ में थे, आप भी थे। क्या वहाँ से जो CJI साहब की जो माता जी ने जो संदेश दिया था, उस संदेश से आपको क्या लगता है, क्या गवई साहब के कार्यकाल में महाबोधि महाविहार मुक्त हो पाएगा? देखिए, वो उनकी एक भावना थी, एक बौद्ध उपासिका होने के नाते और एक चीफ जस्टिस की माता होने के नाते उन्हें ऐसी उम्मीद थी। कानून कानून की जगह होता है, भावना और रिश्ते अलग चीज है। हम तो ये कहेंगे कानून को कानून के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। हम तो ये करें कानून के हिसाब से तो लिए जाए, कम से कम फैसले तो लिए जाए। CJI की माता जी कह रही, रिश्तेदार कह रहे, हम कह रहे मत लो, पर कानून के हिसाब से फैसले तो ले, देख तो ले कि बौद्ध विहार है तो किन का है, बुद्धिस्टों का है, फैसले ले कानून के हिसाब से ले। हम नहीं कह रहे तुम रिश्तेदारी के हिसाब से फैसले लो, पर कानून के हिसाब से फैसले होने चाहिए। पूरे भारत के बौद्धों का एक मत है कि देश का सबसे प्रथम जो है बौद्ध CJI जो है गवई साहब बने हैं, BR गवई साहब। और इस कड़ी में बौद्धों की जो आस्था है वो गवई साहब से जुड़ी हुई है, महाबोधि महाविहार को लेकर के। स्पष्ट रूप से जो बौद्ध सोच रहे हैं कि महाबोधि महाविहार, अभी हाल ही में 23 नवंबर को रिटायरमेंट है गवई साहब का, तो भंते जी क्या लगता है 23 नवंबर से पहले हो पाएगा या 27 नवंबर तो डेट ही लग गई इसमें, पहले कैसे हो जाएगा? 27 डेट लगी है, वो कोई भी जज बैठे, हम तो कह रहे फैसला हो, बस कानून से करो। हम नहीं कह रहे वो बुद्धिस्ट है या समाज उनको कह रहा, फैसला कानून से होता है, कानून के आधार पे होना चाहिए, बस होना चाहिए। 25 वर्षों से नहीं हो पाया बनते जी, अब होगा, देखो हम है तो होगा, हम करके छोड़ेंगे। आगे की रणनीति क्या बनते? 12 फरवरी को दिल्ली जाम होगा और उस दिन हो जाएगा सब कुछ। इस लखनऊ में आने का क्या संदेश? लखनऊ से उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों की रणनीति शुरू की जा रही है। 13 दिसंबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित होगा, उसी के द्वारा आने वाले अगली डेटों में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रोग्राम आयोजित होंगे, उसी की तैयारी में आज यहाँ आना हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को समय दिया और हमारे विशेष सवालों को लेकर के आपने बेबाकी से उसके उत्तर भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदम, शुक्रिया।